नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन साथ ही हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनैलिटी से करवाते हैं, ऐसे लोगों से करवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक ऊंचा मकाम तो हासिल किया ही है, लेकिन साथ ही क्या कहानी है उनकी, किस तरह से बयां करते हैं वो अपने सफ़र को और क्या क्या किया है उन्होंने और किस तरह से प्रभावित करते हैं आजकल की यूथ को, वो हम जानेंगे। और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो विषय है हिमाचली लोकगीत व देशभक्ति गीतों की एक झलक। और इसके बारे में हमें आज जानकारी प्रदान होगी रणजीत राणा जी से, जो कि है एक्स आर्मी ऑफिसर, और साथ ही अगर हम बात करें तो ये लोकगीत भी गाते हैं। देशभक्ति के साथ साथ जो लोकगीत है, हमारे जो हिमाचली कल्चर है, उसकी भी ये सेवाएं जो है देते हैं। और इसी के साथ आइए हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ दूरदर्शन हिमाचल का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आने का मौका दिया। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज मैं अपने आप को बहुत एक गर्व महसूस कर रहा हूँ। अगर हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहें कि किस तरह से जो लोकगीत है वो फिल्माए जाते हैं और किस तरह से जो आपने कार्य किया है, तो एक झलक हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे आपके कार्य की। जी। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। हम जानेंगे आपके आर्मी एक्सपीरियंस के बारे में, देशभक्ति के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही लोकगीतों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमेशा हम सुबह उठकर अपने भगवान को याद करते हैं, और साथ ही जो हम दिन की शुरुआत है वो भजन से करते हैं, गीतों से करते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आज हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत एक गीत से करें, एक भजन से करें। जी, तो मेरा एक भजन है, मैंने अभी हाल ही में रिलीज़ किया, उसको लेटेस्ट है, माता का भजन है। तो उसकी मैं आपको कुछ लाइनें सुनाता हूँ। हाँ, हो चन्नन खुए दा ठंडड़ा पानी, चन्नन खुए दा ठंडड़ा पानी, भर भर जांदे लोग, हो भर भर जांदे लोग। हो माँ मेरा मन बोलदा मैं आवा तेरे को, हो मैया मेरा मन बोलदा मैं आवा तेरे को। हो मंदिर तेरे माँ संगतां आउंदियां, मंदिर तेरे माँ संगतां आउंदियां, ओ भजना गांदे लोग, माँ भजना गांदे लोग। हो मैया मेरा मन बोलदा मैं आवा तेरे को, हो माँ मेरा मन बोलदा मैं रवा तेरे को। जय माता दी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर हमारे दिन की शुरुआत इस तरह से हो और अगर इस तरह से हम भजन सुने और जो अपने दिन की शुरुआत करें, तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो इसी के साथ हम अपने दर्शकों को भी एक भजन सुनाना चाहेंगे और दिन की शुरुआत हम करते हैं। तो आइए दर्शकों, आपकी शुरुआत भी हम भजन से करते हैं। तो आइए देखते हैं एक भजन। चनन खुए दा ठंडड़ा पानी, भर भर जांदे लो, भर भर जांदे लो। माँ मेरा मन बोलदा मैं आवा
संगतां आउंदियां, मंदिर तेरे मां संगतां आउंदियां, भजना गांदे रो, भजना गांदे रो। मां मेरा मन बोलदा मैं आवां तेरे को, मैया मेरा मन बोलदा मैं आवां तेरे को। चन्नन खूहे दा ठंडड़ा पानी, चन्नन खूहे दा ठंडड़ा पानी, भर भर जांदे लो, भर भर जांदे लो। मां मेरा मन बोलदा मैं आवां तेरे को, मैया मेरा मन बोलदा मैं आवां तेरे को। मंदिर तेरे मां जोतां जगदियां, मंदिर तेरे मां जोतां जगदियां, पहाड़ों दुसदी लो, पहाड़ों दुसदी लो। मां मेरा मन बोलदा मैं आवां तेरे को, मैया मेरा मन बोलदा मैं आवां तेरे को। चन्नन खूहे दा ठंडड़ा पानी, चन्नन खूहे दा ठंडड़ा पानी, भर भर जांदे लो, भर भर जांदे लो। मां मेरा मन बोलदा मैं आवां तेरे को, मैया मेरा मन बोलदा मैं आवां तेरे को। और इतना मीठा अगर हम भजन सुने तो हमारा सारा दिन इतना बेहतरीन जाता है। और साथ ही हम बात करें कि हमने जो लाइव है वो सॉन्ग तो सुना ही, लेकिन साथ ही आपको जो भजन है किस तरह से फिल्माया गया है, किस तरह से इसे बनाया गया है, वो भी हमने आपको दिखाया। तो सर अगर हम अब बातचीत अपनी शुरू करें और अगर हम बात करें आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहे, तो हम बेसिक से थोड़ा सा स्टार्ट करें। तो स्कूलिंग के बारे में हम थोड़ी सी आपकी बात करना चाहेंगे कि स्कूलिंग आपकी किस तरह से हुई, कहाँ से आपने स्कूलिंग की? स्कूल मैम हमारा एक गांव है स्पैडू, वहाँ हमारा एक स्कूल होता था। तो हम स्टार्टिंग में हमने ग्राम पंचायत स्पैडू के स्कूल से शुरुआत की थी पढ़ने के लिए जी। तो हम 5वीं क्लास तक वहाँ पढ़े। उसके बाद हम चले गए हाई स्कूल कंडवाड़ी में जी। तो वहाँ तक हम 9th में पढ़े जी। और उसके बाद 9th के बाद हमने एक नया स्कूल खुला था हमारा बनूरी में, मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी। तो वहाँ पे मैंने 9th 10th +1 +2 वहाँ किया जी। और उसके बाद डिग्री कॉलेज में एडमिशन ली फर्स्ट ईयर में और उसके बाद फौज में भर्ती हो गई। जी। तो ये हमारा स्कूली सफ़र था। जी बिल्कुल सर। अगर हम बातचीत करें तो जैसे कि हम देखते हैं जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो जब यंग हम होते हैं तो कई सारी जो पैशन होता है मन में, कई सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी होती है, पार्टिसिपेट करना होता है। तो किन किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट था उस दौरान? और अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो क्या आपने किसी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था? स्कूल में भी मैम हम सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और हमारा जो स्कूल था कंडवाड़ी, तो हमारी एक मैडम हुआ करती थी आशा मैडम, उन्होंने हमें संगीत का बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। तो हमारे स्कूल में कंपटीशन चलते थे तो हम ऐसा कोई हिमाचल में स्कूल नहीं होगा जहां हमने अपना डांस प्रोग्राम नहीं किया हो। कुल्लू मनाली हो गया, आपका गरली प्रागपुर हो गया, धर्मशाला में रैत हो गया, एक स्कूल कंडवाड़ी और एक स्कूल देवल। तो हमारा कंपटीशन रहता था। मैं अपने टाइम में मुझे मैडम मुझे वो लड़की बनाती थी तो मैं नौचड़ी लगा के जाता था क्योंकि उस टाइम छोटा था तो उनको अच्छा लगता होगा। तो मैक्सिमम हमारा स्कूल फर्स्ट ही आता था कंडवाड़ी स्कूल गाने बजाने में और बाकी खेलों में भी हमारा इंटरेस्ट काफ़ी था। तो लेकिन सिंगिंग में हमने जो सीखा है वो मैडम से सीखा है। आशा मैडम करके मैडम है तो उन्होंने हमें सिखाया और इसी पहनावे में हम जहाँ भी जाते थे इसी पहनावे में लड़कों ने मतलब मैक्सिमम लड़के ही होते थे हम तो लड़की भी बन जाती थी और लड़के भी बनते थे। तो मेरा जो पहनावा होता था वो नौचड़ी लगा के ज़्यादातर होता था। जी बिल्कुल। जैसे हम संगीत की बात कर रहे हैं तो अगर हम संगीत की बात करें तो जब हम संगीत में आगे बढ़ते हैं, किसी भी कला में हम आगे बढ़ते हैं तो एक इंस्पिरेशन हमारे पास होती है और अगर हम कहें तो हमारा इंटरेस्ट एक पहले से रहता है, बचपन से रहता है। तो अगर उस इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो क्या चीज़ थी ऐसी जिसने आपको इंस्पायर किया गीत जगत में जाने के लिए?
ऐसा था मैम कि जो हमारे घर का माहौल था ना, उसमें भी थोड़ा सिंगिंग का काफ़ी चलता था प्रोग्राम। मेरी माँ जो थी वो गाने बजाने में काफ़ी इंटरेस्टेड होती थी जी। जब हमारे शादी वगैरह लगती थी तो वो जब गाने बैठ जाते थे तो सुबह से लेकर जब बैठ गए तो शाम तक वो इतने अच्छे अच्छे गाने गाते थे कि लोग उनको काफ़ी पसंद करते थे जी। तो हमें भी अपने मम्मी से ही ज्ञान आया गाने गुनों का। तो जो पहाड़ी गाने हैं हमारे पुराने कल्चर के जी। तो उनमें मैंने इंटरेस्ट लेना अपनी माँ से ही सीखा है। जी। तो सर अगर हम बात करें जब भी हम लोकगीत गाते हैं या किसी भी हम कल्चर या कोई भी फोक गीत गाते हैं तो एक कल्चर से जुड़ाव ज़रूरी होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जब आप गीत बनाते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इतनी सुंदर पोशाक है और इतने अच्छे से जो लोग हैं वो आते हैं, मिक्स होते हैं कल्चर में, तो कितना ज़रूरी है अपने कल्चर को समझना और कितना ज़रूरी है अपने कल्चर के साथ जुड़ना? अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना एक बहुत बड़ी बात है। हमने देखा कि कुछ एक सालों से हमारा कल्चर जो था वो मतलब काफ़ी डाउन हो गया था जी। तो लेकिन जब हमारे एक सुनील राणा जी हैं, बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं हिमाचल प्रदेश के, तो जब हम पेंशन आए घर में आए तो उनसे हम मिले जी। तो उनसे मिल के हमने अपने कल्चर के लिए बढ़ावा दिया। तो उन्होंने भी हमें गाइड किया जी। और फिर हमने, क्योंकि इतने साल बाहर रहे तो हमें अपने कल्चर के बारे में कुछ पता था नहीं जी। बिल्कुल। तो जब घर में आए तो लगा पता कि हमें अपना कल्चर बढ़ाना चाहिए। जी। तो इसके लिए हमने मेहनत करी और कुछ एक अपने बंदे साथ ग्रुप जोड़ा जी। और उनके साथ डिस्कस करके फिर हम गाने बजाने में हम लग गए। जी। तो इसी तरह हमने कल्चर को बढ़ावा दिया। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने वीडियोस में भी देखा और अभी हम लाइव भी देख पा रहे हैं कि जो पोशाक है, जो कल्चर है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे पोशाक के बारे में कि क्या कहते हैं। अगर हम नाम की बात करें, अगर हम नाम लेके बात करें तो क्या कहते हैं जिस तरह की आपने पोशाक पहनी है? जैसे मैं इसको पहन रखा है, इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं चोला जी। और इसको बोलते हैं डोरा जी। तो इसको बनाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत लगती है। जी। सबसे पहले जो हमारी भेड़ें होती है जी। उनकी ऊन को निकाला जाता है, उसके बाद उनको बनाई कताई, चरखे में काटना, उसके बाद फिर उसको एक होता है उसको बुनना। तो काफ़ी मेहनत की बात है ये। जी। तो हमारे जो पहले पूर्वज थे वो इस तरह का पोशाक बहुत ज़्यादा पहनते थे। जी। तो कुछ टाइम से ये थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा। जी। लेकिन हमने सोचा कि चलो अभी हमारा पैतृक पहनावा है तो इसके लिए हमने बढ़ावा दिया जी। और इसको हमने पहनना शुरू किया। तो आजकल के ज़माने में तो अभी लोग काफ़ी यंग जनरेशन काफ़ी बढ़ावा दे रही है इसको। ये चोला, ये डोरा और जो हमारी महिलाएं हैं वो उसको बोलते हैं नोआचड़ी। नोआचड़ी, चंद्रहार, चिड़ी, नत्था, नथ, मतलब बहुत गाने गहने हमारे गद्दियों के। तो इस तरह के हम पोशाक पहनते हैं अपनी ब्याह शादियों में। जैसे कोई फंक्शन हो, जैसे शादी में हो तो शादी में हम इसको पहन के जाते हैं जी। और जो हमारी लेडीज़ हैं वो नौचड़ी पहन के जाती हैं जी। हाँ जी। जी बिल्कुल, कहा जाए तो कितनी खूबसूरती के साथ जो रंग बिरंगी पोशाक है वो भी पहनी जाती है। और हम रंगों की बात करते हैं नमस्ते हिमाचल में, तो हम देख पा रहे हैं कि रंग किस तरह से इम्पोर्टेंट है और कितनी खुशी जो है किसी भी त्यौहार में या किसी भी जगह, किसी भी उत्सव का माहौल हो, उसमें भर देते हैं रंग। तो सर अगर हम बात करें, जैसे कि अभी आपने आर्मी के एक्सपीरियंस के बारे में अपना बताया, तो अगर हम आर्मी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो किस तरह का वो आपका एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से आप देशभक्ति से जुड़े? मैम सन 1995 में मैं फ़ौज में भर्ती हुआ था जी। तो मेरे पापा जी भी फ़ौज में रहे थे जी। और मेरे भाई भी फ़ौज में ही थे और ऐसा एक माहौल बना था घर में कि तो मेरे को भी लगा कि मैं भी फ़ौजी बनूं। तो 95 में मैं भर्ती ज्वाइन किया और फिर मैं डोगरा सेंटर में चला गया अपने रिक्रूटमेंट करने के लिए। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग चला गया मैं J&K में, हैदराबाद, असम, फिर हम ग्लेशियर में भी रह के आए हैं और अपनी सेवाएं हम बाहर साउथ अफ्रीका में भी दे के आए हैं। और अभी मेरा जो बेटा है उसको भी मैंने फौजी बना दिया। 2 बेटे हैं मेरे, तो उसको भी मैंने फौजी बना दिया। मुझे बहुत एक फ़ख्र होता है कि चलो एक बेटा हमारा फौज में हो गया है। और अभी हाल ही में एक कंपटीशन हुआ था इधर शिमला में, उसमें उसने मिस्टर हिमाचल का भी खिताब लिया है जी। मेरे बेटे ने, गोल्ड मेडलिस्ट है वो उसमें बॉडी बिल्डिंग में। तो अभी वो भी फौजी ही है जी। तो इसलिए पैतृक सिस्टम था, तो पापा को देखते थे वर्दी में, भाई को देखते थे, तो एक अंदर मन से सलाब सा आता था जी। तो हमने सोचा हम भी फौजी बने जी। इसलिए बिल्कुल जी। बिल्कुल सर, जैसे कि हमने जाना कि देशभक्ति कितने मन से आपने की है, अगर कहा जाए तो खानदानी जो देशभक्ति है वो चली आ रही है। तो इसी के साथ साथ जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो अपने लोकगीत है वो भी गाएंगे, तो हम अब एक आप ही का गाया हुआ लोकगीत अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो आइए दर्शकों, एक लोकगीत इनके द्वारा गाया हुआ हम सुनते हैं।
हो नंदू नंदू हाता कुणी लाया भला हो नंदुआ, हो नंदू नंदू हाका कुणी लाया भला हो नंदुआ। ओ हक्कालाई माना रे प्यारिया भला हो नंदुआ, ओ हक्कालाई माना रे प्यारिया भला हो नंदुआ, हक्कालाई माना रे प्यारिया भला हो नंदुआ। ओ हक्कालाई होणी की ना लैंदा हा हो नंदुआ, ओ हक्कालाई होणी की ना लैंदा भला हो नंदुआ, ओ हक्कालाई होणी की ना लैंदा हा हो नंदुआ। ओ नंदू मेरा भेजड़िया पाल भला हो नंदुआ, ओ नंदू मेरा भेजड़िया पाल भला हो नंदुआ, ओ नंदू मेरा भेजड़िया पाल भला हो नंदुआ। ओ धण छडकू गती धारा भला हो नंदुआ, ओ धण छडकू गती धारा भला हो नंदुआ, धण छडकू गती धारा भला हो नंदुआ। असुगाना कुगतिरी धारा भला हो नंदुआ, ओ असगाना कुगतिरी धारा हो नंदुआ, असुगाना कुगतिरी धारा भला हो नंदुआ। बिल्कुल दर्शकों, हमने इतना सुंदर जो है गाना देखा, बल्कि सुंदर हम आवाज़ में ही नहीं कहेंगे, बल्कि सुंदर हम सिर्फ लिरिक्स में ही नहीं कहेंगे, सुंदरता दिखती है कल्चर से, और एक साथ जब मिलकर सारी चीज़ें आती हैं तो हम ये सुंदरता अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे, और हमारे दर्शक भी ज़रूर ये सुंदरता उन्होंने जो है एक्सपीरियंस की होगी और देखा होगा। तो सर, अगर हम बात करें सॉन्ग के बारे में, नंदुआ जो ये सॉन्ग है, इसके बारे में जो आपने पूरा एक सॉन्ग गाया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जब ये सॉन्ग फिल्मा रहे थे, इसके लिरिक्स
लिरिक्स किस तरह से लिखे गए, और अगर ये आइडिया, अगर हम बात करें आइडिया की, तो ये आइडिया कहाँ से आया? घर में बैठे थे तो जैसे हमारे ना एक नंदू होता है, एक लड़का होता है, अपनी मतलब प्रेमिका को वो आवाज़ देता है कि नंदू नंदू हक का कौन लाई, मतलब कि बोलता है भी, वो बोलती है कि नंदू नंदू हक का कौन लगाई, उसको आवाज़ लगाती है अपने प्रेमी को ना, तो बोलता, वो दूसरा बोलता है कि जब आवाज़ लगाई तो सुनती क्यों नहीं है फिर इस तरह का ये गाना, ऐसे गाने का माहौल बनता बनता कि नंदू मेरा क्या करता है, फिर वो भेड़ियाँ चराता है, हम भेड़ियाँ चराने कहाँ ले जाएंगे, कुगती ले जाएंगे, कुगती चंबा में एक कुगती जगह का नाम है, तो वहाँ हम भेड़ियाँ चराएंगे, इस तरह का वो बना दिया, फिर बनते बनते बन गया। जी बिल्कुल सर। अगर हम बात करें तो जैसे हम अपनी वीडियो में भी देख पा रहे थे कि बहुत ही सुंदर लोकेशन पे शूट किया गया है, और साथ ही जो गद्दी समुदाय है आप उसको भी प्रमोट करते हैं, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो ये कल्चर है इसमें आप दिखाते हैं अपना जो गद्दी, ये जो लोकगीत आप गाते हैं, किस तरह से आप उसको समझाना चाहेंगे? अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं सबको ऐसे अपने चैनल, आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे गद्दी समुदाय के लोग हैं वो गाने बजाने में इंटरेस्ट लें। युवा पीढ़ी को बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो आप, जो आजकल के युवा ज़्यादातर नशे नुशे की लत में चले जा रहे हैं, तो अगर अपने माइंड को डाइवर्ट करें, अगर हम गाना बजाना या खेल कूद में अपना पार्टिसिपेट करें तो एक अच्छे मकाम हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने जो अपना समुदाय है उसमें हमारे पूर्वज क्या करते थे, कैसे रहते थे, किस तरह का उनका जीवन था, कैसे भेड़ियाँ चराते थे, तो वो आजकल की पीढ़ी थोड़ी भूल चुकी है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो अपना थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाएं और अपने समुदाय को ऊपर उठाने की कोशिश करें, ताकि लोगों को लगे कि हम गद्दी समुदाय के लोग हैं। जी बिल्कुल सर। अगर हम बात करें कि जब भी हम गीत की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो अगर हम हिमाचल में देखें तो जब हम लोकगीत गाते हैं तो जो वाद्य यंत्र है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे ट्रेडिशन में और हमारे गानों में। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हम देखते हैं कई सारे ऐसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, कई सारे ऐसे वाद्य यंत्र है जो तब बजाए जाते हैं जब कोई त्यौहार हो या कोई मेला हो या कोई अच्छा काम हो रहा हो, तभी बजाए जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कितने ज़रूरी है और उन्हें कैसे हमें अपने आने वाली म्यूज़िक के साथ जोड़ना चाहिए? हाँ, जो हमारे यंत्र हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमारे पूर्वज बांसुरी बजाते थे, तो आजकल के लोग भी काफ़ी बांसुरी का सिस्टम भूल चुके हैं, लेकिन मेरे को भी आती है बांसुरी बजाने। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अपने जो पुराने यंत्र हैं, जो जैसे नरसिंगा बजाते थे हम, शादियाँ लगती थी, फिर उसके बाद शादियों में पुराने गाने गाए जाते थे, जैसे दुल्हन बननी, तो जब उसको नहलाना जाता था तो उस टाइम कौन सा गाना गाना, जब उसको विदाई करते हैं तो उसको उस टाइम कौन से गाने गाने। तो इस तरह के परंपरा को हम साथ लेकर चले तो हम सोचेंगे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। जैसे कि हम आजकल देखें जो संगीत है, गीत है, वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। अगर हम लोकगीत की बात करें तो उसमें भी काफ़ी जो है मिक्सचर आ गया है, और आजकल के समय की अगर हम बात करें और पहले के समय की अगर हम बात करें, अगर हम म्यूज़िक को कंपेयर करें तो म्यूज़िक भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, और उसी के साथ जो लिरिक्स है वो भी चेंज हुए हैं। आजकल हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं लोकगीतों को थोड़ा सा रिमिक्स करके गाते हैं और थोड़ी सी नई चीज़ें उसमें डालते हैं, तो वो किस तरह से सही है और किस तरह से उसके साथ आगे जाना चाहिए? ऐसा है, ये ज़माने का साथ तो चलो ठीक है, लेकिन जो हमारे गाने हैं वो पुराने ही गाने हैं। जो आजकल के लोग ना उसको घुमा फिरा के गा रहे हैं, लिरिक्स वही हैं, लेकिन आजकल थोड़ा म्यूजिक दे रहे हैं। पहले लोग अपने मुंह से गाते थे और एक ढोलकी होती थी नॉर्मल, बाकी इनका सिस्टम का कोई नहीं लेते थे। आजकल सिस्टम्स के साथ गा रहे हैं, लिरिक्स चेंज हो रहे हैं, और जो बीटे बाटे हैं वो थोड़ी, तो ऐसा अच्छा लग रहा है। जैसे ज़माना चल रहा है वैसे आदमी को चलना चाहिए, ढलना चाहिए। तो जैसे अगर हम देशभक्ति की बात करें, जब आप भी आर्मी में गए थे तो उस समय किस तरह का दौर था और किस तरह का माहौल था, और अगर हम जोश की बात करें तो देश के लिए सेवा करने के लिए किस तरह का जोश रहता था? आर्मी में तो मैम कुछ अलग ही रुतबा होता है। जैसे मैंने आर्मी ज्वाइन करी तो मैंने एक कोर्स किए वहाँ पे, तो मैंने कम से कम 10,000 जो लड़के नए रिक्रूट में होते हैं ना, उनको मैंने ट्रेनिंग दे के पलटनों में भेजा था। मैं एज इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता था मैं डोगरा सेंटर में। तो मैं बोलता हूँ लोगों को, आजकल लड़कों को, कि आर्मी में जाना चाहिए। आर्मी एक बहुत अच्छी संस्था है। ठीक है, आर्मी में लोग क्या होता है, जब आर्मी में चले जाता है लोग तो उसका फिजिकल तो बना ही रहता है, लेकिन हर चीज़ से वो एक्टिव रहता है। उसको सबसे बड़ी बात होती है आर्मी में जाके डिसिप्लिन, अनुशासन सीखता है वो।
जी। कि मैंने कैसे चलना है, कैसे उठना है, किस तरह से वे ऑफ टॉकिंग उसका कैसे हो जाता है, बिल्कुल। वो लगता है पता। आर्मी का जवान चलना और एक बाहर का चलना से फ़र्क लग जाता है कि फौजी है, जी तो डिसिप्लिन सिखाती है आर्मी। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम आपके लोकगीत जब सुन रहे थे तो हम जानते हैं कि आपने फौजी पर भी एक जो लोकगीत है वो गाया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि वो लोकगीत अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गुनगुना के सुना दें। हाँ बिल्कुल जी, पक्का सुनाएंगे। हो जम्मुआ दे मोर्चे संभाले वो मेरे फौजिया, मेरा चूड़ा जो लाज मत लांदा हो। वो जम्मुआ दे मोर्चे संभाले वो मेरे फौजिया, मेरा चूड़ा जो लाज मत लांदा हो। वो तेरे चूड़े जो लाज किया लानी वो मेरी गोरिए, तू ता मेरे मनारी प्यारी हो। वो क्षण तमण बोले तेरा बाई खेरा चूड़ा, हरी करी घर मत आंदा हो। ओ फौजी मेरी ओ पाई जा घरे दा फेरा, ओ फौजी मेरे आओ पाई जा घरे दा फेरा। हो रात जुदाइयां दी, हो रात जुदाइयां दी, लगदा नहीं मन मेरा, फौजी मेरे आओ पाई जा घरे दा फेरा। बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत, कितनी खूबसूरती से आपने ये हमें लोकगीत सुनाया। और अगर हम आवाज़ की बात करें, और सिर्फ आवाज़ ही नहीं, वोकल्स ही नहीं, अगर हम बात करें इमोशनली किसी गाने से कनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वो हम देख पा रहे हैं आपके सॉन्ग में, आपके लोकगीतों में। तो सर अगर हम इस लोकगीत की बात करें तो जब हम कोई भी लोकगीत बनाते हैं या किसी भी कला पर हम काम करते हैं तो अंदर से एक इंस्पिरेशन जो है वो हमें मिलती है। तो अगर मैं इस लोकगीत के बारे में बात करूँ और जानना चाहूँ कि जब आप लिरिक्स लिख रहे थे, पे काम कर रहे थे, तो क्या वो चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया था, और साथ ही किस तरह से ये लिरिक्स जो है लिखते हुए क्या आपके दिमाग में चल रहा था? जैसे मुझे लगा कि एक मैं आर्मी से संबंध रखता हूं तो मुझे एक फौजी गाना बजाना चाहिए जी। तो एक हमारे भरमौर के हैं, लेक्चरर हैं सुरेंद्र पटियाल जी, वो भी काफ़ी अच्छे गाने गाते हैं जी। तो हम उनके घर में भरमौर में गए थे, तो हमने ऐसे डिस्कस करी, तो उन्होंने बोला कि मैं बोला कि एक फौजी गाना गाना है मेरे को जी। तो बोला किस टाइप का, मतलब ऐसे ही बस हमें जो फौज में कठिनाई आती है उस तरह सा। तो उन्होंने लिख दिया 1 मिनट में कि जम्मू दे मोर्चे को संभाले मेरे फौजिया, मेरे चूड़े जो लाजमत लांदा हो। मतलब जम्मू में रहते हैं तो उस मोर्चे को आप संभालो, लेकिन मैं घर में रहती तो मैंने जो चूड़ा पहन रखा उसकी भी आपने लाज रखनी है। इस तरह से लिरिक्स बन गए, तो वो गाना हमने फिर गा दिया और बहुत अच्छा लगा उस गाने को गा के। लेकिन सबसे बड़ी ये हुआ कि मैंने उस गाने का वीडियो नहीं बना पाया जी। थोड़ा जी। अभी तो आने वाले समय में आप बहुत सारे कार्य करते भी रहेंगे। और सर जैसे कि हम बात करें कि जब हम इस तरह से अपने घर से दूर होते हैं तो कई सारे जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है वो भी हमें फेस करने पड़ते हैं। और जैसे कि आपने हमें पहले बताया था कि ऐसे हमारे देश के कई हिस्से हैं जहाँ आपने कार्य किया है, अपनी सेवाएं दी है, बल्कि देश में ही नहीं देश से बाहर भी। तो अगर हम उस वक्त एक बात करें इमोशनल कनेक्ट की अपने कल्चर से, अपनी फैमिली से, तो वो किस तरह से आप बयां करना चाहेंगे और क्यों ज़रूरी है जो अपने इमोशंस है उसको भी समझना और साथ ही अपने कल्चर को समझना? जब हम फौज में चले जाते हैं तो जाना तो जब जाते हैं तब तो मन बहुत उदास होता है जी। लेकिन जो मेरी जो धर्मपत्नी उसने मेरा बहुत साथ दिया इस काम में जी। और इस जो मैंने ये अपना अभी शुरू किया है गाने बजाने का, इसमें भी मेरा इन्होंने बहुत साथ देती है। रात दिन हम लगे रहते हैं। इन्होंने भी एक गाना इनका भी आ रहा है, अभी हाल ही में इनका भी एक गाना आएगा। तो विदेश में रहकर घर को हम बहुत मिस करते हैं, लेकिन जब फौज में माहौल में ढल जाते हैं तो फिर वो हमें लगता है कि हम देश की रक्षा करें जी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जब हम देश की सेवा करते हैं तो वो भी हमारा घर है, उसी की हम सेवा करते हैं, और जब जो घर की याद है वो हमें कहीं ना कहीं भूलनी पड़ती है और छोड़नी पड़ती है। तो सर जब भी हम जैसे देखते हैं फौजी भाई जो है हमारे जो सरहद पे है सेवाएं देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो एक जो फैमिली सपोर्ट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और साथ ही हम बात करें जब रिटायर होके आते हैं और हम ऐसी कला में जाने के लिए चूज़ करते हैं तो फैमिली सपोर्ट जो है हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की और आपने सोचा कि अब आपको लोकगीतों में आगे जाना है और जो गीत है उसमें आप आगे जाना चाहते हैं।
इसमें मेरी फैमिली ने मेरी बहुत सपोर्ट की, क्योंकि मैंने बोला आपको पहले भी कि बचपन में ही गाने बजाने का शौक़ था जी। तो फिर मेरी मम्मी ने भी बोला कि आप गाना एक निकालो। तो जब एक गाना निकाल दिया मैंने तो मुझे लगा कि एक गाने में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक गाने में ही मतलब 1.5 लाख व्यूज़ के आगे और मेरे 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइब हो गए एक गाने में ही। तो फिर हम दोनों ने मियाँ बीवी ने मिलके हमने सोचा कि हम क्यों ना इसकी अपनी संस्कृति को भी बढ़ावा दें और इस अपने कल्चर को भी बढ़ाएं। तो हमने दोनों ने साथ मिलकर इसमें बहुत अच्छा काम किया और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। अगर हम बात करें आपके लोकगीत की तो एक लोकगीत हम जानते हैं मेरा चेते, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जब आपने ये बनाया तो किस तरह का माहौल था, और साथ ही अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना भी दे साथ में। जब मैंने ये गाना बनाया था मैम तो हम दोनों एक ना रामायण देख रहे थे टीवी में जी। तो जब रावण जी सिया माता का हरण करते हैं ना, चीर हरण, तो उस पर हमें ऐसे याद आया कि जब सीता माता को रावण जी ले जाते हैं तो रास्ते में वो क्या क्या सोचती है जी। किस प्रकार की उसको यादें आती है। वो जब कुटिया में रहती थी तो वो अपना क्या क्या सामान छोड़ जाती है उधर। तो इस तरह का मैंने वो गाना गाया कि जड़ी जान दी है मेरी ये सूरत है, अब मेरा माँ कने दुख सुख लाने जो कि मतलब मेरी जो सूरत मतलब अपने आप को कोसती है कि मैं अपने भगवान से भी मैं दुख सुख लगा नहीं पाई, मैं अपनी जो मतलब गलड़ी का चूर बुर लगाने में जो हमारी बातें हैं वो शेयर नहीं कर पाए। अगर रास्ते में सोचती जाती है कि अगर भगवान राम ने मुझे एक कार दी थी, लक्ष्मण भगवान जी ने रेखा डाली थी, उसको मैं नहीं तोड़ती तो आज रावण जी मुझे ना लेके जाते। मैं रास्ते में जाती ही सोचती है कि मैं अपना दरवाज़ा भी बंद करके नहीं आई, जो कुटिया होती बोलती हैं उसको, वो भी खुला रह गया। फिर और आगे आगे सोचती है तो एक 9 लाख हार होता है उसका, वो भी उसने एक कहीं टूंगा होता है किलनी में, तो उसको वो वहीं पे छोड़ जाती है। तो इस तरह सा जब रावण उस सीता माता को ले जाता है तो वो क्या रास्ते में सोचती जाती है, उस तरह ये गाना हमने बनाया। हो जड़ी वो जान दी है सूरत मेरी है, मेरी गलाड़ी रहा चुरबूर लाने जो रया, अब जड़ी वो जान दी है बीबत वो मेरी है, मेरे रामा वो खेरा पड़ंग डुलाने जो।
बातचीत की थी इसी गाने के बारे में, इसी लोकगीत के बारे में, और साथ ही कितनी बेहतरीन तरीके से इसे फिल्माया गया है। और जब भी हम इस तरह के जो लोकगीत है वो सुनते हैं तो मन करता है सुनते ही जाए और रुके ही ना। पर हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। और से जैसे कि हम अगर बात करें कि हम देखते हैं आजकल के जो लोकगीत है, जो सिंगर है और जो लोकेशन है, वो जब चूज़ करते हैं तो हिमाचल से बाहर कई बार जाते हैं शूट के लिए। और हम देखते हैं कि नई नई लोकेशंस, हिमाचल के बाहर की लोकेशंस में भी शूट होता है। लेकिन हम आपकी वीडियोस में देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से जो हिमाचल की लोकेशन है, अपनी लोकेशन है, आपने उसे दिखाया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैम, ऐसा है कि शूटिंग के लिए तो हमारा जो हिमाचल है वो द बेस्ट है। बिल्कुल, हिमाचल जैसा प्लेस कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ बाहर के लोग यहाँ आते हैं शूटिंग करने के लिए, तो हम बाहर क्यों जाएं? जी। हमारे इलाका इतना सुंदर, खूबसूरत, इतनी अच्छी वादियाँ हैं, इतने अच्छे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, और तो हम अपने इलाके में शूटिंग करना पसंद करते हैं। और हमें अच्छा लगता है बिल्कुल कि हम अपने इलाके में ही शूटिंग करें। जितने भी मैंने 4-5 गाने की शूटिंग करी है अपने इलाके में करी है, मैक्सिमम अपने धर्मशाला, पालमपुर, इसी इलाके में, धर्मशाला और पालमपुर के बीच में। जी बिल्कुल सर। अगर हम बात करें कि जैसे जब आप लिरिक्स लिखते हैं, नए नए सॉन्ग्स बनाते हैं, हम जानते हैं कि लोकगीत भी आप गाते हैं, भजन भी आप गाते हैं, और जैसे आर्मी फौजी पर भी आपने जो है गाना गाया है। तो अगर हम भजन की बात करें, जैसे कि जब हम देख रहे थे तो जो कृष्ण जन्म है उस पर भी आपने भजन गाया है, उस पर भी आपने जो है फिल्माया है लोकगीत। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये जो भजन है मैम, जो कृष्ण जन्म है, जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है ना आधी रात को, तो भगवान कृष्ण के जन्म पर क्या क्या चीज़ें सामने आती है। जैसे भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं तो जो उनके माँ बाप जो जेलों में बंद होते हैं तो उनके दरवाजे खुल जाते हैं, उनकी जो बेड़ियाँ लगी होती हैं वो बेड़ियाँ खुल जाती हैं। जैसे कोई बाग सूखे होते हैं तो वो हरे हो जाते हैं, तो कोई नाले में पानी नहीं होता है तो उसमें पानी आ जाता है। तो जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं तो इस तरह का वो गाना है, तो वो हमने सोचा और उस पर उसको गाने को शूट कर दिया और बना दिया। जी बिल्कुल सर। मैं चाहूंगी अगर आप थोड़ा सा ये जो भजन है हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गुनगुना दें। ठीक है। हो जगे बसुआ देवा हो अधिबो राती भर बोध रात, वो कृष्ण जन्म लिया, हो कृष्णा जमदेवो कने हो, सुके बाग हरे होई जांदे, वो कहने जन्म ले, वो कृष्णा जमदेवो कने हो, अंधी बोदायालो जान होई, वो कन्हे मेरे जन्म ले। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। कितनी खूबसूरती से जो है आपने ये हमें भजन सुनाया। तो मैं चाहूँगी कि जब आपने फिल्माया है, इतनी इस पर मेहनत लगी है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी इस भजन को सुने। और आइए देखते हैं इस भजन को किस तरह से फिल्माया गया है और गाया गया है। बसुआ
बिल्कुल दर्शकों, हमने देखा कि कितनी बेहतरीन तरीके से इसे फिल्माया गया है। अगर हम बात करें कि सादगी जो है वो नज़र आती है हमारे कल्चर की और हमारे हिमाचल की, तो सर अगर हम बात करें और जाते जाते मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि कितना ज़रूरी है यूथ को कल्चर के बारे में समझना, और क्या कहना चाहेंगे आप हमारी यूथ को? मैं आजकल के यूथ को यही अपने आपके चैनल के माध्यम से सलाह देता हूं और बताना चाहता हूं कि आप जितना हो सके आप अपना पढ़ाई तो करें ही करें, लेकिन खेल कूदों में भी ध्यान दें और कल्चर के बारे में भी उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कल्चर एक ऐसी कला है जिसमें आदमी कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता। जी बिल्कुल। जो आदमी संगीत में लग रहता है वो उसका कुछ अलग ही उसके चेहरे का ग्लो, उसका अपना सिस्टम लग रहता है। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि कल्चर में भी काफ़ी ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई और खेल कूद के साथ कल्चर को भी बढ़ावा दें, और खासकर अपनी संस्कृति में तो आप लग ही जाओ जी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम यूथ को, ताकि वो कहीं गलत आदतों में न जाए, नशे में ना पड़े। अगर इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा रहेगा। जी जी बिल्कुल सर, हमने आपसे आज जाना कि कल्चर से जुड़ना कितना ज़रूरी है, और हमने साथ में ये भी देखा कि देशभक्ति के साथ साथ किस तरह से अपने कल्चर के साथ जुड़ना इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।